नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली नॉर्वे की तरफ से हम क्या सीख ले सकते हैं अपने हिमालयन रीजन में जो आदिवासी कम्युनिटी बहुत पहले से रह रही हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके कल्चर को बचाए रखने के लिए। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, नॉर्वे की संसद ने सामी, क्वेन और फॉरेस्ट फिन लोगों को टारगेट बना कर के बनाई गई जो समावेशी नीति थी उनके लिए फॉर्मल तरीके से माफ़ी की मांग करी है। माफ़ी की मांग करना इसका मतलब ये है आप उनके बारे में सोचते हैं, आपने उनके साथ में जो अत्याचार किए हैं, अन्याय किए हैं, उसके लिए माफ़ी मांग करके फिर से उस चीज़ में सुधार करना चाहती है नॉर्वे की गवर्नमेंट। अभी हाल फिलहाल में जो नीतियां हम चर्चा में रही हैं नॉर्वे की, वो है नॉर्वेजियनाइजेशन। 1850 से 1960 के दशक तक इनको लागू किया गया था। मतलब ये जंगली लोग हैं, इनको अच्छे से रहना, बोलना, चालना कुछ नहीं आता है, ये गंदे लोग हैं, इनकी संस्कृति अच्छी नहीं है, इनको हम शहरी बनाएंगे। इनका उद्देश्य था स्वदेशी भाषाओं और संस्कृतियों को दबाना। नॉर्वेनाइजेशन की जो पॉलिसी जब चली थी 1850 से 1960 के दशक तक, माफ़ी के साथ सरकार ने हाल फिलहाल में जो भेदभाव इनके साथ में किया जा रहा है, इस चीज़ को दूर करने के उपाय भी अभी प्रस्ताव लाए हैं। जैसे कि स्वदेशी भाषाओं को सुरक्षित करना, मतलब इन्हें इनकी भाषा बोली हम बोलने देंगे, हम इनको मजबूर नहीं करेंगे कि ये लोग अंग्रेजी में ही पढ़ाई लिखाई करें या फिर बात करें। साथ ही साथ 2027 से इनके समावेशन प्रयासों की निगरानी करना है। हालांकि नॉर्वे ने भेदभावपूर्ण जो कानून थे उनको ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा इनकी खुद की एक सरकार होनी चाहिए जिसको हम क्या बोलेंगे, सामी संसद। इस प्रकार से उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक बात भी कही है, लेकिन ये चीज़ इतनी आसान नहीं है कि ये लोग अपने हिसाब से अपने एरिया में शासन चला पाएंगे और सेंट्रल लेवल पर जो बड़ी सरकार बैठी हुई है उनके कानून यहाँ लागू नहीं होंगे। इनकी भाषाएं अभी भी विलुप्ति के कगार पर हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तेज़ी के साथ में मॉडर्नाइजेशन बढ़ते जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे हो सकती है? जब इनकी भाषा को, बोली को आप रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने देश के कानून में उसको शामिल करेंगे। इनको आप स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि के अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक सामी संसद की जो आप बात कर रहे हैं वो कोई काम नहीं आने वाली है। अब इस प्रकार से देखा जाए, अब ये लोग भी चूंकि कहना चाहिए पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं, हिस्टोरिकल लोग हैं ये। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो हिमालय वाला एरिया है, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो भी एकदम सेम टू सेम इन्हीं लोगों से काफ़ी मेल जोल रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें नॉर्वे से सीख लेने की ज़रूरत है। नॉर्डिक देश और हिमालयी समुदायों के बीच के जो अनुभव हैं इनमें काफ़ी सारी समानताएं हैं। यदि हम हिमालयन रीजन की बात करें तो ये 2500 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। कहाँ से चालू हुआ है? ये अफ़गानिस्तान से चालू हुआ है और पूरा भारत का उत्तर वाला राज्य, पूरब वाला राज्य, सब इसको कवर किया है, पूरा लंबा लंबा। दूसरी बात यह है, ध्रुवों के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का भंडार, हिम संग्रह हिमालय ही है। नॉर्डिक देशों की तरह हिमालय समुदाय भी, हिमालय एरिया में रहने वाली कम्युनिटी जाति के लोग भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं और सदियों से प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होते रहा है, ये सारी समस्याओं को ये लोग फेस किए हैं। इस एरिया में लगभग 5.2 करोड़ लोग, इतनी सारी कहना चाहिए संख्या में ये लोग इस रीजन में रहते हैं। बहुत हिस्टोरिकल इनकी लाइफ रही है। ये अलग अलग जनजाति, कबीले और जाति समूहों और धर्म से संबंध रखते हैं।
इनमें हिमाचल प्रदेश के गद्दी और किन्नौरा, सिक्किम और लद्दाख के लेपचा, भूटिया और मौन, अरुणाचल प्रदेश के अबोर, अका, आपतानी और मिश्मी समुदाय आ जाते हैं, कमेटी आ जाती हैं। साथ ही साथ अफगानिस्तान वाले एरिया और पाकिस्तान वाले एरिया में भी बहुत सारी कमिटीज़ रहती हैं, जैसे कि खस, कलास और भी अन्य कमिटीज़ हैं जो कि इन पहाड़ी एरियाओं में रहती हैं। जब भारत देश गुलाम था, इसके बाद भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद देश के निर्माण के बहुत सारे प्रयास हुए, न्यू लिबरल पॉलिसी आई, इसी के माध्यम से ये जो कमिटीज़ है दबाव को झेल रही है। मतलब सेंट्रल लेवल पर जो निर्णय लिए गए हैं ना, अभी तक इनको प्रभावित कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था तब ये लोग क्या क्या चीज़ को फेस किए हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ट्रेड, इसके अलावा फॉरेस्ट एक्ट ने हिमालय में रहने वाली कम्युनिटीज़ को काफ़ी गंभीर रूप से इफ़ेक्टेड किया था। पूरब और उत्तर भारत में जनजातियों को चाय, सोना, रेशम और अफीम की खेती करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है कि आप अपने नॉर्मल खाने पीने वाली चीज़ों को मत उगाओ, हमारे लिए चाय, सोना, रेशम और अफीम जैसे चीज़ों की खेती करो। इन सब के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है। कई कई एरिया में तो ऐसा था, ट्रेड ब्लॉकेड लगा दिया गया है। इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो गई थी। 1881 की ASR फॉरेन प्रोसीडिंग 1881 की ASR फॉरेन प्रोसीडिंग के हिसाब से यदि देखा जाए ना, 1874 की नाकाबंदी के कारण जो पर्वतीय समुदाय थे, इनकी खेती बाड़ी की जो गतिविधियां हैं वो रुक गई थी, क्योंकि वे लोहे की आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे। सरकार कह रही थी कि आप हमें लोहा का खनिज निकाल करके दो, और नहीं करोगे ऐसा तो हम आपको खेती बाड़ी नहीं करने देंगे। इसके कारण वो लोग दाव झूम मतलब खेती के औजार बनाना और शादियां कराना उनका बंद हो गया था। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फॉरेस्ट कानूनों को इस तरह से लागू किया गया कि वे रेलवे के लिए लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करें। आप अपना काम धाम सब छोड़ दो, हमें रेल की पटरी बिछाना है, हमें माल को यहाँ से वहाँ लेकर के जाना है, हमें आप लकड़ी दीजिए। 1853 से 1910 के बीच में भारत में 80,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा ट्रैक बिछाया गया था। अब बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में जो पहली ट्रेन थी वो कौन से सन में चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो उस समय में आप सोच लीजिए पटरी बिछाना, खैर आज के समय में पटरी बिछाने के लिए लकड़ी की जगह में सीमेंट वाला स्लिप आर्ट यूज़ किया जाता है। अब ये काम के लिए अंग्रेज़ों ने सीधी सीधी लकड़ी को चुना, एकदम सीधी वाली लकड़ी। गढ़वाल और कुमायूं के साल के जंगलों को कटवाया। द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन इंडिया एक लेख है, इसके अनुसार इस कटाई के कारण कई क्षेत्रों में जंगल पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, इतना ज़्यादा असर पड़ा था। इसके बाद भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, स्वतंत्र भारत में नीति परिवर्तन हुआ, लेकिन नीति परिवर्तन के बाद भी आप देखेंगे ना संसाधनों का शोषण चालू रहा। भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनजाति जीवन शैली, जनजाति लोग जो रहते थे उनका उन्होंने बहुत सम्मान किया था। उन्होंने बोला था कि मैं ये नहीं बोल सकता कि वो लोग उन लोगों का जीवन अच्छा है कि हम लोगों का जीवन अच्छा है। कुछ मामलों में मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इन लोगों की लाइफ ज़्यादा बेटर है। इसलिए यदि आप ये कहोगे ना, आप अपने आप को श्रेष्ठता का भाव रखोगे कि नहीं हम लोग अच्छे हैं, और हम उनको बोलेंगे कि ये मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो इसका मतलब ये है हम लोग घमंड कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री नेहरू ने ये बात बोली थी। लेकिन ये चीज़ 15 साल तक प्रभावी रही। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जनजातीय क्षेत्र में
तीव्र संसाधन का दोहन होने लगा। रैपिड रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन हमको देखने को मिला था। इससे वहाँ की जो इकोलॉजी है, इसके अलावा यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो सीधे सीधे प्रभावित हो रहे थे। इसके बाद 1990 के दशक में हिमालयी क्षेत्र में काफ़ी बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला था। किस प्रकार का ये बदलाव था आप देख सकते हैं। देखिए, भारत के अन्य राज्यों के विपरीत जिनका कोई औद्योगिक आधार नहीं है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। हिमालय वाले राज्यों का निर्माण भौगोलिक और अलग अलग जाति कारणों से हुआ है। अब 1990 के दशक में अलग अलग कहना चाहिए इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसीज़ यहाँ पर लागू करी गई मतलब हम आपको रुपए पैसा नहीं देंगे, आप अपनी कमाई खुद करिए। अब राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार को तो लोगों को रोजगार भी देना है, इसके अलावा मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करना है। तो सरकार ने टूरिज्म और हाइड्रो पावर जनरेशन का बीड़ा उठा लिया। इसलिए इस एरिया में आप देखेंगे बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए और इससे सीधे सीधे यहाँ रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं। जल विद्युत परियोजनाएं शोषणकारी साबित हुई। मार्च 2015 में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम टुकी ने क्या कहा था? यदि हम यहाँ पर 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को चालू कर देते हैं तो हर साल हमको 445 करोड़ रुपये की कमाई होगी। जैसे ही ये योजना पूरी हो जाएंगी, अरुणाचल प्रदेश भारत की 40% बिजली ज़रूरत को पूरा करेगा। मतलब अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उनके नीचे वाले एरिया में रहने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, या तो उनको वहाँ से हटाया जाएगा या तो फिर बाढ़ से उनके घर तबाह हो जाते हैं। इस प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं स्थानीय कानूनों को दरकिनार कर देती हैं, जिससे पारंपरिक भूमि स्वामित्व और जनजाति अधिकार प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अधिकार है इस फॉरेस्ट में, लेकिन सरकार उसको मानने से तैयार नहीं है। इस चीज़ को कहते हैं हाइड्रो क्राइमिनलिटी, जैसा कि नागरिक समाज समूह इसे कहते हैं। मतलब आर्थिक विकास को सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता से आपने ऊपर रख लिए हैं। मतलब कमाई को आपने पर्यावरण से ऊपर मान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्वे जैसे देशों से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग कहना चाहिए चीज़ें काफ़ी सारी वहाँ और हिमालयन रीजन में समानताएं हैं। नॉर्वे द्वारा सामी समुदाय से माफ़ी मांगने से ये पता चल जाता है कि इतिहास में इनके साथ जो अन्याय किया गया है उसको स्वीकार किया जा रहा है और हम लोग इनके साथ में हाथ मिला करके चलना चाहते हैं। हिमालय क्षेत्र के लिए भी ऐसा ही एक प्रयास बहुत पहले किया जाना चाहिए था। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का आपने जो दोहन किया है, इसके अलावा संस्कृति जो लोगों की ख़त्म होते जा रही है, इसके लिए आप अपने आप को जवाबदेह ठहराइए। सतत और समावेशी विकास मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मॉडल हमको लेकर के आना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ बनाई जा रही, इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं ना, तो यहाँ की इकोलॉजी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हिमालय अभी कंटिन्यू बनते जा रहा है। हिमालय की नीचे की जो प्लेटें हैं, ठीक है, उनमें हमेशा गति होते रहती है। उसी के चलते चलते इस रीजन में हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप जैसी चीज़ें आती ही रहती हैं। अगला वाला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों, ये हमारे मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर पारित किया गया है, जिसमें पीजी मेडिकल कॉलेज में डोमिसाइल रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है, यदि कोई बच्चा ने ग्रेजुएशन कर लिया है मेडिकल के सेक्टर में, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है। जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें, कोई लड़का कहीं से भी ग्रेजुएशन कर लिया है, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, छत्तीसगढ़ का लड़का है और छत्तीसगढ़ में ही उसको वो करना चाहता है।
छत्तीसगढ़ की सरकार उसको रिजर्वेशन दे रही है। सरकार का कहना है हमारे राज्य में जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें हम 20% सीट को रिजर्व कर देते हैं अपने स्टेट के बच्चों के लिए। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चा यहाँ का है वो अपने एरिया को, अपनी भाषा, अपने क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की भाषा, संस्कृति सबसे अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और मुझे अपने हॉस्पिटल में डॉक्टरों को भेजने के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ की सरकार ये बोलेगी। लेकिन सरकार का कहना है आप ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं ये गलत है। आप इससे क्या होगा, दूसरे बच्चों के अधिकार प्रभावित होंगे। आपको ध्यान में ये रखना है कि भाई आपको अपने राज्य का बच्चा नहीं, बल्कि आपको तो टॉप क्लास पढ़ा लिखा हुआ 1 नंबर डॉक्टर चाहिए। तो आप ऐसे बच्चों की भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों रिजर्वेशन दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मतलब वो कहना चाहिए प्राथमिक तौर से उस जगह को पा लेगा, वहाँ पर एडमिशन ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मेरिट के आधार पर ही होगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि सरकार जो नीट जैसी एग्ज़ाम ले रही है उसमें भी धांधली हो जा रही है, उसमें धोखाधड़ी हो जा रही है। तो अब क्या भरोसा करेंगे हम? कहीं कहीं तो ऐसा है कि आपने जो नंबर लिए हैं वो नंबर की भी ज़रूरत नहीं है, आ जाओ ऐसे ही हम एडमिशन ले रहे हैं आपको। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जो संस्थाएं खोली गई हैं उसमें तो आप मेडिकल में एडमिशन, पीजी में एडमिशन लेने को लेकर के तो कोई नियम कानून नहीं है आपके। तो फिर ये राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए ही क्यों है एडमिशन से रिलेटेड नियम कानून कि आप इसको ही फॉलो करिए? क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए ये चीज़ न्यूज़ में रही है, डॉक्टर तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल 2025 का ही ये मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राज्य सरकार के अंडर में यदि कोई मेडिकल कॉलेज है, कैसा कॉलेज? पोस्ट ग्रेजुएशन वाला मेडिकल कॉलेज, इसमें आप डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं दे सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आर्टिकल किसका उल्लंघन माना जाएगा? ये कहना चाहिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए सरकार ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि ये रिजर्वेशन सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ने वाला है हमारे हेल्थ सेक्टर को, क्योंकि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहा है। आप देखेंगे कि तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर कितने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हमारे पास में हैं। क्या हार्ट का डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, कैंसर का डॉक्टर है? नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो फिर कैसे होगा भाई? राज्य सरकारों का कहना है इस चीज़ की पूर्ति हम कर लेते यदि हम रिजर्वेशन दे देते हैं। हमारे यहाँ का बच्चा यहीं पर पढ़ेगा, यहीं डॉक्टर बन जाएगा, स्पेशलाइज्ड बच्चा हमको मिल जाएगा, ऐसा राज्य सरकारों का कहना था। मतलब अब राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के लिए किसी भी स्टूडेंट को डोमिसाइल के आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, ना ही कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। इसका मतलब ये हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य के मेडिकल कॉलेज में पीजी में एडमिशन ले सकता है। पहले जो स्टेट अपने मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दे करके लोकल हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करने में लगे थे, अब वे इस रिजर्वेशन व्यवस्था के ख़त्म हो जाने से बाहरी छात्रों के ऊपर ज़्यादा वो निर्भर रहेंगे। दूसरी बात यह है, ये जो डिसीजन लिया गया है ये शायद केंद्र सरकार की भी यही मंशा रही होगी, क्योंकि वो मेडिकल सेक्टर को कंट्रोल करना चाहता, अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। इससे जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा राज्य सरकारें अब अपने मेडिकल कॉलेज में उतने ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगी जितना कि वो पहले लगाया करती थी। ये सीधी सीधी चीज़ें प्रभावित होने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि राज्य सरकारें मेडिकल शिक्षा में आखिर निवेश क्यों करती हैं। भाई राज्य सरकारें
मेडिकल एजुकेशन में बहुत पैसा खर्चा करती हैं ताकि उनको ट्रेंड डॉक्टर उनके खुद के लोकल हॉस्पिटल में हेल्थ सेक्टर में सेवाएं दे सके। खास करके गांव देहात के एरिया में सरकारी हॉस्पिटल में आप देखेंगे विशेषज्ञ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी होती है। इस चीज़ को पूर्ति कर सकते थे राज्य सरकारें, लेकिन अब नहीं कर पाएंगी। राज्यों की प्लानिंग ये थी कि हम सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कराएंगे, MBBS करवा दिए, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी इनको कराएंगे और अपने ही जगह में इनको डॉक्टरी दिला देंगे। PG मेडिकल शिक्षा में जो कहना चाहिए डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण है, ये इम्पोर्टेंट क्यों था? देखो, यदि किसी बच्चे ने MBBS कर लिया है तो उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है PG की, स्नातकोत्तर शिक्षा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ सेक्टर में स्पेशलाइज्ड डॉक्टरों को बढ़ावा देती है। यदि डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण दिया जाता है तो इससे हमारी जो लोकल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, लोकल जो हेल्थ सर्विसेज हैं, इसके लिए हमें बढ़िया डॉक्टर मिल जाते। अब इस फैसले के बाद राज्यों को बाहरी डॉक्टरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जिससे हेल्थ सेक्टर में कहना चाहिए गड़बड़ी आ सकती है। क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे ख़त्म कर दिया? अब राज्यों के पास कोई निश्चित तरीका ही नहीं बचा है ना कि अपने स्थानीय डॉक्टरों को स्नातकोत्तर के बाद भी अपने राज्य में बनाए रखेंगे। अगर कोई राज्य में PG करके वापस अपने राज्य में लौटने को तैयार नहीं है तो इससे स्टेट का जो हेल्थ सेक्टर की स्कीम है उनके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 बोला है, तो यहाँ पर आर्टिकल 21 का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन जो हेल्थ है वो हमारे जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी शामिल है, मतलब फंडामेंटल राइट है ये। अब हम बात कर लें सरकारी हॉस्पिटल और हमारी मेडिकल शिक्षा। मेडिकल कॉलेज केवल ऐसा नहीं है कि वो खाली आपको डिग्री या मार्कशीट दे देते हैं, बल्कि जो मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं ये हमारे सरकारी हॉस्पिटल का एक अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों का मुख्य उद्देश्य रहता है हमारी जो हेल्थ सेवाएं उनको बेटर बनाना, साथ ही साथ हमारे सरकारी हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर अवेलेबल कराना। इस फैसले से अब राज्य सरकारों को अपने मेडिकल कॉलेजों में जो पैसा लगा रहे थे ना, वो अब उतना पैसा लगाने को उनका मन नहीं करेगा। बोलेगा क्या मतलब यार, साला बाहर से डॉक्टर आ रहा है तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे पैसा खर्चा करके। सेंट्रल लेवल के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहना चाहिए, जो कि एडमिशन के लिए अपनी फ्री पॉलिसी को फॉलो करते हैं। उनको तो आपने छूट दे दी है, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकारों के ऊपर ही इस प्रकार का प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिसको ज़्यादा नंबर हैं वही एडमिशन में उसको प्रायोरिटी मिलेगी। आप रिजर्वेशन दे करके मेरिट वाले सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश मत करिए। लेकिन हमारी जो मेडिकल एजुकेशन है इसमें एडमिशन की जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसमें ऑलरेडी से प्रॉब्लम है, ऑलरेडी से दिक्कत है। हाल फिलहाल में नीट PG में कितना बड़ा घोटाला सामने आया था, कितना बड़ा कहना चाहिए बवाल हुआ था। इससे क्या होता है, जिसके पास कम स्कोर है ना, वो वाले बच्चे भी कम परसेंटाइल बेस्ड कट ऑफ के चलते चलते क्वालिफाई कर जाते हैं। 2023 में सरकार ने नीट PG के कट ऑफ को शून्य कर दिया था। बोला था कि खाली सीट है, भर दो, कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है, जितने लोगों ने कर लिए हैं तो कर लिए हैं, उनको नौकरी दे दो, ऐसा सिस्टम था। यदि MBBS एडमिशन में हम देखें सेक्टर वाइज चीज़ों को, समाज को देखें, इन चीज़ों को महत्व देते तो PG एडमिशन में भी ऐसे कारकों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई मामलों में ये बोला है कि योग्यता केवल अंकों से नहीं पता चलती, बल्कि सामाजिक योगदान से तय होनी चाहिए। जो छात्र अपने खुद के राज्य में सेवा की संभावना रख रहे हैं वे लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, ऐसा बोला जाता है। अगर राज्यों को अपने डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो इससे क्या होगा, इससे स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता बढ़ती जाएगी। कोई राज्य अच्छा निकल जाएगा, कोई राज्य पिछड़ जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में जो फैसला आया है इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। ये फैसला पुराने वाला एक केस था, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984, इसी पर आधारित फैसला सुनाया है अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज का जो हेल्थ व्यू है, परिदृश्य है, वो पूरा चेंज हो चुका है। कोविड-19 के चलते चलते गंभीर बीमारियों का बोझ बढ़ते जा रहा है राज्यों को। अब राज्य तो यही चाहेगा ना कि भाई यहीं कि यहीं मेरे को डॉक्टर मिल जाए। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। मतलब डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। हमें तमिलनाडु सरकार का मॉडल अपना सकते हैं, जहां पीजी सीटों पर आरक्षण को सेवा अनिवार्यता, सर्विस बॉन्ड से जोड़ा गया है। मतलब इसमें यह बोला जा रहा है कि भाई देखिए, चलो रिजर्वेशन को एक शर्त पर हम दे देते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, ठीक है, कि यदि आप यहाँ पर सर्विस करना चाहते हैं, यहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक बॉन्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तमिलनाडु सरकार पीजी और सुपर स्पेशलिटी की जो मेडिकल शिक्षा है, इसमें प्रवेश पाने वाले छात्रों को एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा लेती है। मतलब किसी भी बच्चे ने यदि यहाँ पर पीजी में एडमिशन लिया है तो कुछ साल तक आपको यहाँ पर सेवा देनी चाहिए। यदि कोई छात्र सेवा देने से इनकार करेगा तो उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षित डॉक्टर स्वास्थ्य के ढांचा को मजबूत करेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम व्यवस्था कर सकते हैं। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड यहाँ पर हम न्यूज़ देखने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो जाहिर सी बात है पूरा वसूल करके ही जाऊंगा सोच रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जितना आप मेरे से वसूल करोगे ना, उतना ही मैं भी आपसे वसूलूंगा, ऐसा बोलना है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। हाल फिलहाल में देखा जाए, ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है न्यूज़ में आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के बीच में अभी हाल फिलहाल में बातचीत हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि आप हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते हैं। तो यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल टैरिफ को समझना है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रैक्टिस जहाँ पर एक कंट्री इम्पोज कर रही है टैरिफ दूसरी कंट्री के माल के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने भी हमारे देश के माल के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ट्रेड पॉलिसी का एक टूल होता है जिसके माध्यम से ट्रेड को हम फेयर करते हैं। इसके अलावा यदि सामने वाला ये सोच रहा है अमेरिका से कोई चीज़ आ रही है, उसके ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर हम उससे एक पेन खरीद रहे हैं, वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं पेन को, उसकी कीमत 2 रुपये है, 2 रुपये इंडिया ने टैरिफ लगा दिया, अब उसकी कीमत हो गई 4 रुपये। लेकिन उसी टाइप का पेन हमारे यहाँ पर 2 रुपये में अवेलेबल है, तो क्या होगा, अमेरिका का पेन कम बिकेगा और इंडिया का पेन ज़्यादा बिकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमको देखने को मिली। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई जाती है। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आखिर उद्देश्य क्या रहता है? पहले नंबर की बात यह है, बदला लेना है। ठीक है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाना आप चालू कर देते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, ट्रेड का बैलेंस बना रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि सामने वाला सस्ता सस्ता बेचते जा रहा है, मेरे देश की चीज़ें बिकी नहीं पा रही, इसलिए मुझे उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ जा रहा है। साथ ही साथ नेगोशिएशंस की स्ट्रेटजी भी रहती है। कंट्री जब कोई अपनी बात मनवाना हो तो बोल देती मैं आपके उसमें टैक्स लगाऊंगा यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे। इसके अलावा इससे हम हमारे देश की चीज़ें ज़्यादा बिकें, ये चीज़ इंश्योर कर पाते हैं। इसलिए ये हमारे देश के लिए तो अच्छे रहती है, लेकिन दूसरे देश के लिए ठीक नहीं रहती है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो विवाद है अब चूँकि इंटरनेशनल है, इसलिए कहाँ पर जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। WTO कहता है ऐसा आप करने नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा। ये हमेशा से ही जो यूनिलैटरल टैरिफ होता है उसको डिस्करेज करने की बात करता है। ठीक है, लेकिन काउंटर मेजर्स आप
अपना सकते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के मामले में। कंट्री को अपना झगड़ा लेकर के जाना पड़ेगा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास में। कहाँ पर? WTO के पास में, इंस्टीड ऑफ रिजॉर्टिंग टू रेसिप्रोकल टैरिफ। आप बदले ही मत लेते रहो, मारते ही मत रहो एक दूसरे को चमाटा। आप यहाँ पर आ जाइए, ये जो बॉडी बनाई गई है यहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर दीजिए। WTO का रोल क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में? WTO एक ग्लोबल बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को एंड इंश्योर करती है कि जो व्यापार हो रहा है वो उसमें किसी देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड को एंड बोलता है कि आप टैरिफ को रिड्यूस करिए, अनफेयर जो ट्रैड प्रैक्टिसेस होती हैं उनको कम करिए। तो WTO क्या बोलता है? रेसिप्रोकल टैरिफ आप मत लगाइए, इससे ट्रेड वार होगा, ग्लोबल मार्केट में डिसरप्शन पैदा होगा। इसने बोला है आप कुछ काउंटर मेजर्स अपना सकते हैं यदि कोई कंट्री फेस कर रहा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, जैसे कि डंपिंग करना, सब्सिडी प्रोवाइड करना, एक्सेसिव टैरिफ प्रोवाइड करना। इसके अलावा WTO प्रमोट करता है नेगोशिएशंस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को। रिटेलियरी एक्शन आप मत लीजिए। WTO में बहुत सारे एग्रीमेंट आए हैं टैरिफ को लेकर के, जैसे कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट 1947-1994 का, फिर आया है एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वैलिंग मेजर, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके कानून के अंतर्गत आ जाती हैं। चौथे नंबर में आ जाता है WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म, शॉर्टकट में इसको DSM बोलते हैं। यदि कोई कंट्री इम्पोज कर रही है गलत तरीके का टैरिफ तो अफेक्टेड कंट्रीज़ आवेदन दगा देगी कहाँ? WTO में। WTO की एक संस्था है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इसकी जांच करेगी और डिसाइड करेगी कि क्या सही में टैरिफ जो लगाए गए हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट को वायलेट करती हैं। यदि यहाँ पर आपने गलत सलत कर दिए तो आप समझ लीजिए कि ऑथराइज काउंटर टैरिफ्स एज ए लीगल फॉर्म ऑफ लिटिगेशन, बोलेगी आप भी लगा दो। नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये माझी लाड़की बहन योजना से रिलेटेड, माझी लड़की बहन योजना से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में देखा जाए इस योजना के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, अभी ये फिर से न्यूज़ में रही है। आज के समय में ये एक ट्रेंड बन गया है कि पैसा बांटो और वोट हासिल करो। जैसे कि ज़्यादातर BJP वाले जो शासित राज्य हैं, अभी हाल फिलहाल में जब जब चुनाव हुआ है तो उसमें महिलाओं को मंथली 1000 रुपये देने की बात कही गई है और इसमें BJP सफल भी रही है। सीधी सीधी बात है, पैसा बांटो और वोट हासिल करो। ये फ्री की रबड़ी नहीं है, ये इससे तो महिलाओं को एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इनकी बदले में यदि कोई रोजगार उनको देते ताकि वो जिंदगी भर कमाई करती, अपने बच्चों को भी सिखाती, वो शायद ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन ये जो पैसा दिया जा रहा है उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो बूढ़े हो चुके हैं, माँ बाप को अपने बच्चों का सहारा नहीं मिल पा रहा है, ना तो वो उनको पेंशन मिल रही, ना तो कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोगों के लिए यदि आप 1000 रुपये महीने का भी दे देते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं होगी। विधवा महिलाएं हो गई हैं, ठीक है, जिनको बच्चे को भी पालना है, पति की भी से भी इनकम नहीं हो रही, पति भी नहीं है, बेचारी क्या करेगी। अभी हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में रही है, बोला जा रहा है कि 8 मार्च तक 2.52 करोड़ रुपया जो है पेंडिंग जो मंथली दिया जाएगा उनको, वो बहुत जल्दी मिलने वाला है 8 मार्च तक, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। टोटल लगभग 2.5 करोड़ जो योग्य बेनिफिशरीज हैं माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत पेंडिंग इंस्टॉलमेंट इनके खाते में आ जाएगा जनवरी एंड फरवरी का 8 मार्च तक। महाराष्ट्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अदिति ठाकरे का कहना है वेडनेसडे के दिन। उन्होंने बोला है कि जो चेंजेस किया गया है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इसके
चलते चलते ना कुछ लोग बाहर हो गए हैं। मिनिस्टर ने शेयर किया है इंफॉर्मेशन वाइल आंसरिंग ए कॉलिंग अटेंशन मोशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उनसे पूछा गया था कि आपने नवंबर 2024 के इलेक्शन में वादा किए थे कि महिलाओं को आप महीना के 1500 रुपया से 2100 रुपया करेंगे, तो उसका क्या हुआ। उनका कहना है कि हम जो है इस अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे आफ्टर ए कॉल ऑन इशू इज टेकन बाय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। तो ये 2-3 लोग हैं जो कि मिल कर के कहना चाहिए ये डिसाइड करेंगे कि बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। उन्होंने बोला है कि 2.63 करोड़ महिलाओं ने आवेदन दिए थे, जिसमें से 2.5 करोड़ महिलाएं योग्य हैं। इसके अलावा क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो जो क्राइटेरिया है इस स्कीम का वो है 21 से लेकर के 65 साल की उम्र तक की महिलाएं। अब जो 65 से ऊपर की महिलाएं हैं उनको आपने क्यों बाहर कर दिए हैं, क्वेश्चन यहाँ से उठता है। और 18 साल से लेकर के 21 साल की जो लड़कियां हैं उनको आपने क्यों आउट कर दिए हैं, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर उठता है।